बस ठीक। कोई बात नहीं तो बस ठीक। प्यारे मित्रों, नमस्ते। देखिए, मैं एपी वर्मा आज का जो ऑनलाइन क्लास है उसमें प्रेजेंट हूं। मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि एक्चुअल में कल हमारे रिलेशन में ऐसा दुर्घटना हो गया था जिसके वजह से मुझे बहुत मतलब दूर जाना पड़ा था। और फिर मैं आया, उसके बाद थका था, पूरे रास्ते में बहुत मतलब काफी जर्नी करनी पड़ी थी। और आज देखिए, एक दुखद बात ये भी हो गई कि जो रिकॉर्डेड वीडियो था वो भी मतलब कामयाब नहीं रहा। कल का दिन अच्छा नहीं था। कल का दिन जिसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और देखिए, आज शाम को मैंने क्या किया है कि फिर से जो है हॉट वेदर पेट्रोलिंग का जो है वीडियो जो है बना करके आपको लगभग इस क्लास के जस्ट बाद आपको मिल जाएगा। और इस क्लास का जो है भी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा। जैसे कल का जो रिकॉर्डेड वीडियो है, सारी कल का दिन ही खराब था, क्या कहा जाए। हर मतलब देखिए, रिलेशन में दुर्घटना हो गई, मतलब डेथ हुआ। उसके साथ साथ मेरे साथ भी प्रॉब्लम ये हो गई कि देखिए, जो वीडियो का रिकॉर्डिंग हो रहा था वो भी साथ नहीं दिया। प्रॉब्लम उसमें आ गई। अच्छा, कई फ्रेंड्स का जो है कॉल आ रहा था, मतलब ग्रुप में भी था कि सर रिकॉर्डेड वीडियो भेज दीजिए भेज दीजिए। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो इस ऑनलाइन क्लास को किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए वो रिकॉर्डेड वीडियो बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। और मैंने जो है रिकॉर्डेड वीडियो जो है फिर से हॉट वेदर पेट्रोलिंग का मैंने क्या किया है कि फिर से बनाया है, जो कि आपको मैं फिर बता दे रहा हूं कि मतलब जब आपका क्लास खत्म होगा उस समय मिल जाएगा। और आज का रिकॉर्डेड वीडियो भी मतलब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो मिल जाएगा। तो देखिए, चूंकि एक्चुअल में कल जब क्लास मैं ले रहा था उसमें जो कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग बाद में मैंने पढ़ाया था उसमें सारी, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि उसमें जो बीट बताया गया था वह थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो मैं इसीलिए डिसीजन लिया, चूंकि देखिए वीडियो का रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाया, इसलिए मैंने डिसीजन ये लिया कि मैं आज कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग से अपना जो कोर्स है वो शुरू करूंगा। क्योंकि वीडियो का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ
और लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा सा क्षमा करेंगे। कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग जो भी आपको पढ़ाया गया कल, वो कंप्लीट भी नहीं हुआ था, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल भी मैं नहीं लगाया था, अभी टाइम समाप्त हो गया था। तो देखिए, आज मैं इसलिए थोड़ा वार्ता करना चाहता हूं। कुछ लोगों का भाई आइडिया ये है कि सर क्लास को जो है 7:30 से थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। तो अगर आप लोगों का इच्छा हो तो देखिए, इस क्लास को 8 PM, देखिए ध्यान दीजिए, 8 PM टू 9:45 PM कर दिया जाए। देखिए एक्चुअल में 2 आवर का जो क्लास हो रहा था वो अभी थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है, बट देखिए एक्चुअल में 8 PM टू 9:45 PM ये जो है 1 आवर 45 मिनट का क्लास हो गया, समझ लीजिए। जिसमें अगर 15 मिनट लेट भी कोई ज्वाइन किया तभी मतलब समझिएगा उनको 1 आवर 30 मिनट का निश्चित रूप से पढ़ाई मिलेगा। जैसा कि आज भी देखिए, अभी काफी लोग ऐड नहीं हुए, जबकि 7:43 हो गया, 7:45 होने जा रहा है। तो हमारा सबसे रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग ऐसा मत करें, टाइमली ज्वाइन करें, हमको वेट मत कराने प्लीज। मेरा ही ऐसा स्वभाव नहीं है, मैं बहुत थोड़ा सा अंदर से दुखित होता हूं कि भाई भाई अगर आपका टाइम 7:30 है तो 7:30 के पहले ज्वाइन हो जाए। तो कल जो है, कल का क्लास जो है 8 PM टू 9:45 PM रहेगा। उससे भाई कुछ फ्रेंड्स को दिक्कत 7:30 पर हो रही थी, तो इससे उनकी दिक्कत समाप्त हो जाएगी। इसलिए कल का क्लास, हाँ इसमें अगर देखिए, लेकिन मेरा एक बार बार रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 8 PM अगर है क्लास तो आप लोग 8 PM तक ऐड हो जाएं, 8 PM तक ऐड हो जाएं। तो अगर किसी को कोई दिक्कत होगी 8 PM वाले पर, तो वीडियो समाप्त होने के बाद आप लोग मतलब अपना एडवाइस भेज देंगे। देखिए, आप जितना ज्यादा हमको टाइम देंगे उतना ही जल्दी आपका टॉपिक पूरा होगा। बहुत से लोग ऐड होने के लिए या ऐड हो चुके हैं, बार बार सर कितना टाइम, 2 दिन क्लास चला, 3 दिन क्लास चला, कितना जो है, और मेरा स्टाइल कुछ अलग है, छोड़ छोड़ करके कहिए तो पढ़ा दिया जाए, ये कोई तरीका थोड़ा होता है। जानकारी लेनी है तो पूरा लीजिए, और अपने फ्यूचर को पूरा जो है, जैसे LWR अगर पढ़ रहे हैं तो पूरा LWR की कहानी आप मतलब जान जाइए भाई, मेरा मतलब ये है। चलिए ठीक है, तो मैंने सारी बात कर दी। देखिए एक बात और बता दें, जब मैं पढ़ाने लगता हूं उस समय कोई वार्ता नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं देखते होंगे 1 मिनट भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर 8 PM कल क्लास रखा गया है तो आप लोग 8 PM तक ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये 9:45 में भी रिड्यूस कराना हो तो कर सकता हूं मैं, या इसको इंक्रीज कराना हो 10 PM तक तभी मैं कर सकता हूं। मुझे कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट देखिए, कम से कम 1 आवर 30 मिनट का क्लास चलना चाहिए। ठीक है, तो मैं शिवम कुमार राठौर जी का एक बार फिर नमन करता हूं कि उन्होंने अपने प्रयास से जो ईमेल आईडी मांगा गया था, उन्होंने 132 या 133 लोगों का
तो मेरी जो है उनसे गुजारिश फिर से है कि वो क्या करें, ग्रुप में फॉर्म को फिर से जो है सर्कुलेट कर दें, ताकि जो लोग अभी भी बचे हैं उस फॉर्म को फिल करके और मेरे पास जो है सबका ईमेल आईडी जो है उपलब्ध हो जाए। चलिए ठीक है। तो मैंने आपसे बताया था, अभी अभी बोला था कि जो कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग है, हॉट वेदर और कोल्ड वेदर दोनों का जो है कल रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ गई थी। इसके वजह से आपको क्लास तो पूरा मिला होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम के वजह से मैं सेंड नहीं कर पाया। आज वह सारा जो है हॉट वेदर पेट्रोलिंग का जो है सेंड हो जाएगा और मैं आज का क्लास जो है कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग से शुरू करूंगा, जिसमें कल आइडिया दे दिया गया था। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी बीट में, उसको भी सुधार दिया जाएगा। उस पर न्यूमेरिकल जो है, जो भी न्यूमेरिकल बनेगा वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, ये जो कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग है, ध्यान से सुनिएगा। जो कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग होती है, कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग, ये विंटर सीजन में कराई जाती है। विंटर सीजन में ये कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग लगाई जाती है। इसके बाद देखिए, एक चीज और बताना है इसमें बहुत जरूरी, कि जो सीनियर एंड कोऑर्डिनेशन, इसको जरा संशोधित कर लीजिएगा। देखिए, हॉट वेदर पेट्रोलिंग जो था, वो चीफ इंजीनियर, जो चीफ इंजीनियर हैं, वह जो है अवधि का और सेक्शन का निर्धारण करते हैं। लेकिन इसमें जो है, देखिए ध्यान दीजिए, सीनियर डीएम कोऑर्डिनेशन, ये जो क्या करते हैं, जो है सेक्शन का निर्धारण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सीनियर डीएम कोऑर्डिनेशन जो है भाई सेक्शन और ड्यूरेशन का निर्धारण करते हैं। इसके बाद हमको आपको ये बताना है कि देखिए, अगर उन्होंने मान लीजिए कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग का भाई निर्धारण कर दिया, तो जो जेई या एसएससी पीवे हैं उसी के अनुसार कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग लगाते हैं। जेई या एसएससी पीवे जो कि कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग को उसी के अनुसार जो है लगाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, बहुत इजी है। क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग है, कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग ये कब भाई लगाई जाएगी, कब लगाई जाएगी? तो देखिए, अगर रेल का टेम्पर अगर रेल का टेम्परेचर TD-30 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो ये कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग लगाई जाएगी। एक बंधु है, बार बार फोन कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्यों। आज डिस्टर्ब वो करना चाहते, कल तो मैं खुद डिस्टर्ब हो गया। बाबू सुनो इधर, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं महेंद्र। प्लीज आप कॉल मत करें, मिस्टर महेंद्र जी, आप कॉल मत करें, मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है। थोड़ा सा देखिए, सारी डिस्टरबेंस के लिए वो बार बार कॉल कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया,
मिस्टर महेंद्र कुमार यादव जी हैं, जो कि बार बार, जो कि 2 बार कॉल कर लिए। ये मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा देखिए, हमें थोड़ा बर्दाश्त नहीं होता। जब मैं शुरू करता हूं तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पढ़ाने में कोई डिस्टरबेंस करे। चलिए, सॉरी, ये होता है ऑनलाइन क्लास में, बहुत बहुत ही झंझट आती है। ये जान लीजिए, इस क्लास में तो बहुत कम आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आपको मेरा वीडियो क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ठीक है, इसको जीवन भर के लिए याद करिए कि TD-30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेस टेम्परेचर अगर हो जाए, TD-30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेस टेम्परेचर हो जाए, ध्यान रखिएगा, TD-30। और TD क्या है? डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर। और डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है? TM पर, मीन रेल टेम्परेचर पर। ये मैं कल से बता रहा हूं। मैं फिर एक बार दोहराना चाहूंगा कि सपोज करिए कि देखिए, मैं कितनी बार इसको जोन 1, 2, 3, इन तीनों जोन के लिए जो TD की वैल्यू होती है वह TM2, TM+5 होती है, TM+5 होती है, TM+5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। लेकिन जोन 4 के लिए लोग सोच रहे होंगे, एपी वर्मा बार बार इसको क्यों रिपीट करते हैं, बहुत जरूरी है। जोन 4 के लिए जो TD की वैल्यू है वह जो है TM+5 डिग्री सेंटीग्रेड टू TM+10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जरूरी आइटम है। तो हाँ, तो आप देखिए, एक्चुअल में डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर जो TD है उससे अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर है, उससे कम अगर टेम्परेचर है, देखिए TD-30 डिग्री से लेस टेम्परेचर पर कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग लगाई जाएगी। बहुत ईजी है। इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि जो पेट्रोल मैन है उनका बीट क्या होगा? उनका बीट क्या होगा? जो पेट्रोल मैन है उनका बीट क्या होगा? तो देखिए, जो फर्स्ट, मान लीजिए सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन या डबल लाइन है। देखिए, मान लीजिए सिंगल लाइन या डबल लाइन, डबल लाइन, बट देखिए इसमें वन रोड पर ही जो है LWR हो। ध्यान दीजिए, एक ही ट्रैक, भाई देखिए 2 लाइन है, अप और डाउन, सपोज करिए डबल लाइन, लेकिन किसी एक पर ही LWR या CWR हो। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किसी एक ही रोड पर या ट्रैक, रोड को ट्रैक भी बोलते हैं, पर LWR या CWR हो तो जो बीट होता है वह 4 किलोमीटर होता है। 4 किलोमीटर, यही मिस्टेक हो गई थी, कल 2 किलोमीटर इसको बता दिया गया था। तो 4 किलोमीटर होती है। और बीट के बारे में मैंने कल पूरा आइडिया दिया हुआ है। देखिए, इसके बाद देखिए दूसरा केस जो है, मान लीजिए डबल लाइन का केस, डबल लाइन है, डबल लाइन, और इसमें जो है बोथ लाइन पर क्या है? सपोज करिए LWR/CWR है, सपोज करिए। मान लीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, दोनों लाइन पर LWR या CWR है, दोनों लाइन पर, अपर भी है डाउन पर भी है। तो उस समय बीट जो होगा 2 किलोमीटर का हो जाता है। बीट कितना होता है? 2 किलोमीटर। अब एक चीज और यहां बतानी है, सिंगल लाइन के केस में पेट्रोल मैन कितने लगेंगे? देखिए, बीट तो 4 किलोमीटर हो गया, लेकिन वन पेट्रोल मैन, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, वन पेट्रोल मैन, और बीट कितना होगा? 4 किलोमीटर। डबल लाइन के केस में बीट जो है 2 किलोमीटर होगा
और फार देखिए 1 पेट्रोल मैन, पेट्रोल मैन कितना होगा 1 पेट्रोल मैन। क्लियर, समझ गए होंगे। तो यही मिस्टेक कल हो गई, यहाँ पर 2 किलोमीटर और यहाँ पर 1 किलोमीटर लिख गया था। सॉरी, इसके लिए मैंने क्षमा मांग लिया है। देखिए, तो 2 किलोमीटर फॉर 1 पेट्रोल मैन, बोथ अप एंड डाउन, बोथ अप, देखिए अप लाइन एंड डाउन लाइन दोनों के लिए अप एंड डाउन। तो क्लियर, समझ गए होंगे कि जो है सिंगल लाइन के केस में 1 पेट्रोल मैन, उसका बीट होगा 4 किलोमीटर। डबल लाइन के केस में जब बोथ लाइन पर LWR या CWR है तो उसका जो बीट होगा वह 2 किलोमीटर, अप एंड डाउन बोथ, अप एंड डाउन बोथ। क्लियर, समझ गए होंगे। एक बात और बता दें, ये जो थर्ड, ये मैंने कल बताया था कि देखिए ध्यान दीजिए कि मान लीजिए बीट में चेंज करना हो, बीट को चेंज करना हो, या पेट्रोल मैन में, पेट्रोल मैन, नंबर ऑफ पेट्रोल मैन में भी चेंज करना हो, भाई बीट में चेंज, या ये क्वेश्चन बना कर पूछा जा सकता है। देखिए बीट कितने का होगा, कितने पेट्रोल मैन होंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। डबल लाइन में कितने भाई पेट्रोल मैन होंगे और उनका बीट कितना होगा, ये भी आ सकता है। बहुत डिटेल में मैं कल डिटेल में मैंने बताया था, ओनली यहाँ पर इसको करेक्ट कर किया गया है, इसीलिए मैं पूरा फिगर बना के नहीं समझा रहा हूं। दूसरी बात ये है कि सुनिए, कल मैंने बताया था कि जो चेंज इन बीट, बीट में चेंज अगर करना है तो सीनियर डियन कोऑर्डिनेशन को पावर है, सीनियर डियन कोऑर्डिनेशन। देखिए यहाँ कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग जब मैंने शुरू किया तो ड्यूरेशन और सेक्शन का निर्धारण भी कौन करेगा, सीनियर डियन कोऑर्डिनेशन, याद कर लीजिए। और अगर पेट्रोल मैन की ड्यूटी चेंज करना हो, मान लीजिए ड्यूटी का मतलब यह हुआ वह भाई नंबर ऑफ पेट्रोल मैन या बीट को चेंज करना है, तो पावर किसको दिया गया, सीनियर डियन कोऑर्डिनेशन, सीनियर डियन कोऑर्डिनेशन को पावर दे दिया गया है। तो देखिए वो क्या करेंगे भाई, प्रिवेलिंग कंडीशन को, अगर मान लीजिए वो क्या करेंगे, प्रिवेलिंग कंडीशन, प्रिवेलिंग कंडीशन को देखकर, दूसरा ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी, और थर्ड आइटम है वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन। देखिए इन तीनों को देखते हुए सीनियर डियन कोऑर्डिनेशन जो है, ध्यान दीजिए, बीट में और नंबर ऑफ पेट्रोल मैन में चेंज कर सकते हैं। क्लियर, समझ गए होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। फिर से मैं जल्दी जल्दी रिपीट करूं कि कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग जो होती है -30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर लगाई जाती है। दूसरा जो है सिंगल लाइन के केस में भाई, अब क्या डबल लाइन जिसमें एक रोड पर ही जो है क्या है LWR है, तो बीट होगा 4 किलोमीटर, पेट्रोल मैन होगा 1। और डबल लाइन के केस में भाई बोथ रोड पर जो है LWR या CWR है, तो उसका जो बीट होगा वो 2 किलोमीटर फॉर 1 पेट्रोल मैन, अप एंड डाउन बोथ, अप एंड डाउन बोथ। अच्छा, तीसरा आइटम मैंने बताया कि सीनियर डियन कोऑर्डिनेशन को ये पावर है कि वह बीट में और नंबर ऑफ पेट्रोल मैन में चेंजिंग ला सकते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है। और वो प्रिवेलिंग कंडीशन को देखेंगे, ट्रैफिक डेंसिटी को देखेंगे, वेदर कंडीशन को देख करके सीनियर डियन कोऑर्डिनेशन चाहे तो चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये था आपका, देखिए, बीट के बारे में और नंबर ऑफ पेट्रोल मैन के बारे में।
अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पेट्रोल मैन के पास कौन कौन सा इक्विपमेंट होना चाहिए। तो इक्विपमेंट ये सब देखिए, एक बात बता दें, मैं पीडीएफ बना करके आपको भेज चुका हूं। तो फर्स्ट इक्विपमेंट है 10 फॉग सिग्नल या डिटोनेटर कहिए, फॉग डिटोनेटर। तीन केस देखिए, सेकंड जो है टू ट्राई कलर, यहां पर देखिए फॉग सिग्नल भी कहा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। टू ट्राई कलर हैंड सिग्नल लैंप, टू ट्राई कलर हैंड सिग्नल लैंप। थर्ड जो आइटम है वह है वन मैच बॉक्स। फोर्थ जो आइटम है टू रेड फ्लैग एंड वन ग्रीन फ्लैग। देखिए, इसे याद करने की जरूरत तो नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हाँ डिटोनेटर पूछा जा सकता है। और ये जो टू ट्राई कलर हैंड जो सिग्नल लैंप है ये भी पूछा जा सकता है, ये मेन है। ये देखिए टू रेड फ्लैग एंड वन ग्रीन फ्लैग, ये भी आपको जानना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट आइटम है। जो फिफ्थ आइटम है वह वन थ्री सेल इलेक्ट्रिक टॉर्च। उसके बाद जो सिक्स्थ आइटम है वह वन स्टाफ। देखिए, जो सेवेंथ आइटम है नंबर प्लेट। जो एर्थ आइटम है वह स्पैनर, वह क्या है स्पैनर। और जो नाइन्थ आइटम है वह प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग अकॉर्डिंग टू लोकल ड्रेस। और जो लास्ट आइटम है 10th नंबर का वो है पेट्रोल चार्ट। तो देखिए, इसमें मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, जो इक्विपमेंट है ये आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बट इसमें जो है जो 10 फॉग सिग्नल है वो याद कर लेना चाहिए आपको। हॉट वेदर पेट्रोलिंग में भी सेम था। जो टू ट्राई कलर हैंड सिग्नल लैंप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो है टू रेड फ्लैग एंड वन ग्रीन फ्लैग। देखिए, वन थ्री सेल इलेक्ट्रिक चार्ज, ये तो आपको समझ में आ ही गया कि जनरली जो कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग है वह नाइट में ही लगती है। जनरली मैक्सिमम नाइट में ही, जो टेम्परेचर विंटर सीजन में बहुत ही डाउन हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक टॉर्च चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा वन स्टाफ जो कि फ्लैग के लिए जरूरी बा। नंबर प्लेट इसके बारे में मैं जब पेट्रोलिंग पढ़ाऊंगा, मानसून पेट्रोलिंग, उस समय बताऊंगा। स्पैनर, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग अकॉर्डिंग टू लोकल ड्रेस।
देखिए जैसे मान लीजिए जिस एरिया में ये पेट्रोलिंग जो लोग कर रहे हैं उस एरिया का जो लोकल ड्रेस है उसके अनुसार जो है उनको प्रोटेक्टिव क्लॉथ होना चाहिए। इसके अलावा पेट्रोल चार्ट। तो ये जो है जो पेट्रोल मैन होता है उनका ये जो क्या है आपका इक्विपमेंट। अब देखिए इसके बाद मेरा ये कहना बहुत इजी बात है, मैं बार बार कह रहा हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से तो एक आइटम आप लोगों को याद होना चाहिए बस, और कोई बात नहीं है। देखिए अब मैं बताना ये चाहता हूं कि ड्यूटी क्या है। तो ड्यूटी जैसे हॉट वेदर पेट्रोल मैन की होती है, मैं देखिए बार बार कहा हूं कि हॉट वेदर पेट्रोलिंग बताया जा चुका है, सेम यही है कि भाई ड्यूटी क्या है। वो सिंगल लाइन के केस में, सिंगल लाइन के केस में सपोज करिए ये सिंगल लाइन है तो इस केस में क्या करेगा वो पेट्रोल मैन जो है एक तरफ से जो है जाएगा, समझ गए होंगे, और उसके बाद दूसरे तरफ से भाई रेल के इस साइड से जाएगा और दूसरे साइड से चलाएगा। उसी तरह से डबल लाइन के केस में यही क्रिया हुआ, अपने बीट के अनुसार ध्यान दीजिएगा, अपने बीट के अनुसार वह अप डाउन में भी और अप 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 और डाउन लाइन दोनों में, अप लाइन और डाउन लाइन दोनों में रिपीट करेगा। बहुत इजी बात है, तो इस पर टाइम व्यर्थ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि जो पेट्रोल मैन है, कोल्ड वेदर पेट्रोल मैन, सपोज करिए यहां से यहां तक जा रहे हैं, भाई सिंगल लाइन का ही केस ले लीजिए, तो 4 किलोमीटर जाना है उनको, तो बीच में वह क्या करेंगे। तो देखिए रेल फ्रैक्चर देखेंगे कि कहीं रेल फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है। दूसरा उनको देखना होता है वेल्ड फेल्योर को, और इसके अलावा मान लीजिए उनके बीट में कोई एसीजे पड़ जा रहा है तो एसीजे के गैप को देखना होता है। ये तीनों आइटम उनको देखना है। बहुत इजी बात है कि रेल फ्रैक्चर को, इसके बाद वेल्ड फेल्योर को, और एसीजे के गैप। मान लीजिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं रेल फ्रैक्चर हो गया हो, चाहे वेल्ड फेल्योर हो गया हो, और एसीजे का गैप बहुत अधिक हो गया। देखिए विंटर सीजन में गैप अधिक हो जाएगा, समर सीजन में गैप कम होगा एसीजे का, लेकिन विंटर सीजन में गैप बहुत अधिक, स्पेसिफाइड रेंज से भी अधिक हो जाए, बहुत डेंजरस बात है, ध्यान रखिएगा। तो इन परिस्थितियों में मान लीजिए फ्रैक्चर है या बेल्ट फेल्योर हो गया या एसीजे का गैप स्पेसिफाइड रेंज से बाहर चला गया, तो वह तुरंत जो है एडवांस ट्रैफिक को जो है, भाई देखिए जो ट्रैफिक है उसको क्या करेंगे, वो ट्रैफिक को जो है किसी भी कंडीशन में जो है ट्रैफिक को क्या करेंगे, रुकवाने का कोशिश करेंगे। ट्रैफिक भाई स्टेशन मास्टर को सूचना देना बहुत जरूरी है ताकि वो ट्रैफिक सस्पेंड कर सके। दूसरी बात याद करिए, पहली बात तो सुन लीजिए, ठीक है, सूचना के पहले वो ट्रैक का प्रोटेक्शन करेगा, ट्रैक का प्रोटेक्शन। अब देखिए एक बात बता दें, ये प्रोटेक्शन कैसे करता है ट्रैक का, यहाँ पर नहीं बताया जाएगा, कल भी नहीं बताया गया था, आज भी नहीं बताया जाएगा। ट्रैक का प्रोटेक्शन कैसे किया जाएगा वो प्रोटेक्शन वाले क्लास में बताया जाएगा। तो पहली बात वो ट्रैक का प्रोटेक्शन करेगा, ट्रैक का प्रोटेक्शन करने के बाद स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। देखिए ध्यान दीजिए, स्टेशन मास्टर को सूचित करने के बाद फिर जो है इंजीनियरिंग जो स्टाफ है तो वह की मैन को, ये इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखिएगा, की मैन को
इसके अलावा देखिए गैंगमेट, गैंगमेट, इसके बाद आता है जेई ऑब्लिक एसएससी पीवे, एसएससी पीवे। देखिए ये कीमैन को इंटीमेट करना बहुत जरूरी है, इसको कीमैन को। और देखिए एक बात बता दें कि इन लोगों को जब सूचना, देखिए वो जो कोल्ड वेदर पेट्रोल मैन है वो किसी भी प्रोसेस से भाई ट्रैफिक सस्पेंड करवाने की कार्यवाही करेगा, किसी भी विधि से दूसरा कीमैन को जो है सूचित करेगा। इसके पहले तो ट्रैक को प्रोटेक्ट करने के बाद, उसके बाद इनके थ्रू गैंगमेट, जेई, एसएससी सबको सूचना हो जाती है। तो अगर मान लीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, उस समय जो इंप्लाई होते हैं, गैंग के इंप्लाई होते हैं, वह तुरंत साइट पर पहुंचते हैं और मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि रेल फ्रैक्चर हो चुका है या वेल्ड फेल्योर हो चुका है तो इमरजेंसी रिपेयर करते हैं, तुरंत जो है इमरजेंसी रिपेयर किया जाता है। और ये सारी बातें रेल फ्रैक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेल फ्रैक्चर का टॉपिक है जिसको हम बताएंगे। देखिए रेल फ्रैक्चर का जो रिपेयरिंग होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने स्टेज में कंप्लीट होता है। 4 स्टेज में। कितने? 4 स्टेज। जो देखिए कल बकलिंग वाला था, बकलिंग, तो वो 3 स्टेज में, एक तो इमरजेंसी रिपेयर, दूसरा परमानेंट रिपेयर और तीसरा था डिस्ट्रेसिंग। लेकिन इसमें जो है एक जो स्टेज बढ़ जाता है। एक पहला जो है, ध्यान दीजिए, इमरजेंसी रिपेयर, इमरजेंसी रिपेयर। सेकंड जो है टेम्परोरी रिपेयर, सेकंड जो है टेम्परोरी रिपेयर। और जो थर्ड परमानेंट रिपेयर, परमानेंट रिपेयर। एंड फोर्थ जो है डिस्ट्रेसिंग, फोर्थ जो आइटम है वह डिस्ट्रेसिंग। तो देखिए 1 मिनट में बता दूं, जो हॉट वेदर पेट्रोलिंग में बकलिंग के बारे में बताया गया था, उसमें देखिए 1 और 3 और 4 बताया गया था। इससे आप लोगों को दोनों याद कर लेना चाहिए। इसमें एक रिपेयर बढ़ जाता है, इंक्रीज कर गया। कौन? टेम्पररी रिपेयर। तो फिर से एक बार देख लीजिए, इमरजेंसी रिपेयर, टेम्पररी रिपेयर, परमानेंट रिपेयर और डिस्ट्रेसिंग। लेकिन बकलिंग के केस में ये टेम्पररी रिपेयर को यहां से गायब कर दीजिए, तो रिपेयर 3 स्टेज में ही हो जाता है। उस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं देखिए ये जो कहानी थी, ये कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग की पूरी कहानी थी। तो देखिए अब मैं बताऊं कि मैंने कहा था ना कि कल मैं इस सारी चीजों को बता दिया था, ऐसा नहीं है। उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी और वीडियो चूंकि देखिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, बार बार मैं कह रहा हूं, इसलिए मुझे फिर से ये बताना पड़ा। कोई बात नहीं, तो इतने में मेरा बहुत टाइम नहीं लगा। मैं टाइम देख रहा हूं तो 20 से 25 मिनट टाइम लगा है बस। लेकिन आपको एक चीज क्लियर हो गया कि सीनियरिटी एंड कोऑर्डिनेशन, भाई सेक्शन और अवधि का निर्धारण करेंगे और सीनियरिटी एंड कोऑर्डिनेशन ही इसमें क्या करेंगे। मान लीजिए बीट में चेंज करना हो या नंबर ऑफ पेट्रोल मैन को, मान लीजिए अरे भाई नंबर ऑफ पेट्रोल मैन या बीट में चेंज करना, तो पावर दे दिया गया है सीनियरिटी एंड कोऑर्डिनेशन को। और देखिए एक चीज और बता दें, हॉट वेदर पेट्रोलिंग में भी जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें ये बात बोला था कि थर्ड आइटम जो है होना चाहिए। तो उसमें भी सीनियरिटी एंड कोऑर्डिनेशन को मैं जो अपना पीडीएफ भेजा हूं उसमें इंक्लूड कर दिया हूं कि सीनियरिटी एंड कोऑर्डिनेशन को पावर दिया गया है कि हॉट वेदर पेट्रोल मैन
का जो है बीट में चेंजिंग या नंबर ऑफ पेट्रोलमैन में चेंजिंग कर सकते हैं। बट हॉट वेदर पेट्रोलिंग में जो सेक्शन का डिटर्मिनेशन या भाई समझिए उसका ड्यूरेशन क्या होगा, वो चीफ इंजीनियर मैंने कल बताया भी था, वो एज इट इज है। ठीक है, अब मैं एक बात बता दूं कि सपोज करिए, देखिए अब मैं एक ये न्यूमेरिकल बताना चाहूंगा कि सपोज करिए कि टीडी जो है, टीडी मान लीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और रियल टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा, रियल टेम्परेचर सपोज करिए कि 9 डिग्री सेंटीग्रेड है और केस है जोन 4 का, केस है जोन 4 का। क्वेश्चन ये उठता है क्या कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग लगाई जाएगी? तो मैंने बताया था अभी अभी, एक बात याद कर लीजिएगा, ये जो जोन गिवन है ये आपको भ्रम में जान डालने के लिए है। जोन टीडी से कोई मतलब नहीं है जोन का, टीएम जब गिवन होगा तब जोन से मतलब है। इसलिए देखिए जोन ऐसे ही गिवन है, कोई उसका मतलब नहीं है। तो क्या करिए आप टीडी माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट करिए, तो देखिए ये हो गया 40 माइनस 30 डिग्री, तो दैट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए टीडी माइनस 30 कितना हुआ, 10 डिग्री, और आपका रियल टेम्परेचर कितना है, 9 डिग्री। तो इसका मतलब कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग लगाई जाएगी। क्लियर समझ गए होंगे? मान लीजिए देखिए आपको भाई थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए इसी सवाल में जोन फर्स्ट कह दिया जाए। देखिए जोन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कोई भी जोन कह दिया जाए, कभी भी डिस्टर्ब जोन के वजह से। भाई हॉट वेदर पेट्रोलिंग में भी मैंने आपको बताया था कि जब टीडी गिवन हो तो कभी भी डिस्टर्ब मत होइएगा, क्योंकि टीडी माइनस 30 कर देना है बस। तो जोन से क्या मतलब है भाई, बस ये है कि क्वेश्चन को बढ़ाने, ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए कि इसमें जोन दिया है। नहीं ऐसा मत, ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब रियल टेम्परेचर 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो भाई देखिए लेस देन, बोला था मैंने टीडी माइनस 30 से अगर लेस देन है, लेस देन, बहुत क्लियर समझिएगा, लेस देन है तो कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग लगाई जाएगी। तो इससे देखिए ये लेस है तो कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग लगेगा। क्लियर समझ गए? लेकिन सपोज करिए ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन होता, तब देखिए ये और ये दोनों इक्वल हो गया दोनों, तब देखिए लेस देन पर कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग लगाई जाएगी, इक्वल पर नहीं। तो इसलिए यहां पर उत्तर होगा नो, कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग नहीं लगाई जाएगी। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस बात को समझिए। सपोज करिए यहां पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो अब तो और नहीं, देखिए रियल टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तब जाकर के कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग लगाई जाएगी। तो आप क्लियर समझ गए होंगे कि अगर टीडी का कोई क्वेश्चन हो तो उसमें से माइनस 30 करिए और रियल टेम्परेचर को देखिए और डिसाइड कर लीजिए कि कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग लगाई जाएगी या नहीं। अब मैं यहीं पर आपको देखिए सपोज करिए टीओ 40 डिग्री दे दे, टीओ स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर। मैं पहले दिन से चिल्ला रहा हूं इस बात को, स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर और टीडी क्वेश्चन में दे देगा इक्वल है, और इक्वल होता भी है। वह टेम्परेचर जिस पर रेल में कोई स्ट्रेस न हो स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर कहलाता है, और वह टेम्परेचर जिस समय रेल को स्लीपर से फास्टेंड किया जाता है
तो वह टेम्परेचर टीडी कहलाता है। तो उस समय भी रेल में कोई स्ट्रेस नहीं होता, ये याद कर लीजिए, दोनों समय रेल में स्ट्रेस नहीं होता। तो अगर टीओ का क्वेश्चन है तो आप उसको टीओ देखिए, तो यहाँ गिवन होगा, मान लीजिए टीओ इक्वल टू टीडी। तो देखिए अगर मान लीजिए टीओ के रूप में आपका प्रॉब्लम है, अब जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 ये कंफ्यूजन के लिए दे दिया है, तो उसको कहीं ध्यान मत दीजिएगा, कभी ध्यान मत दीजिएगा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई ध्यान न दीजिएगा, क्योंकि जो डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर होता है या स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर है वह जोन से डिपेंड नहीं है, जोन से कोई उसका लेना देना नहीं है, जोन से कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर TD-30 जब करेंगे, प्रॉब्लम वही है, देखिए प्रॉब्लम, बट यहाँ पर टीओ गिवन है, तो ठीक है आप TO-30 कर लीजिए, तो 40-30 10 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 12 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉट वेदर पेट्रोलिंग नहीं लगाई जाएगी। तो घबराइएगा नहीं, चाहे वो टीडी दिया हो चाहे टीओ दिया हो, दोनों प्रॉब्लम सेम तरीके से लगेगा। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 से भी मत घबराइएगा, कब? टीओ और टीडी के केस में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए, देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये ऐसा ही क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। ऐसे मान लीजिए ऐसा पूछ दिया गया कि भाई कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग कब लगाई जाती है, किस टेम्परेचर पर, तो आप लिख सकते हैं लेस देन TD-30। लेकिन मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल बना के पूछ दिया जाए, जैसा कि मैं बता रहा हूं, तो आप कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन में ना पड़े, इसलिए मैं कुछ न्यूमेरिकल लगा देता हूं। देखिए अगर मान लीजिए यही प्रॉब्लम आपका मान लीजिए सपोज करिए टीएम के रूप में हो, मतलब टीएम गिवन हो, टीएम 40 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। अब सोचिए जरा ध्यान से, और रियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब देखिए ये केस है जोन 4 का, किसका है? जोन 4 का। अब जोन का जरूरत पड़ेगा। अब टीएम चूंकि गिवन है ना, क्योंकि देखिए कब पेट्रोलिंग लगाई जाएगी कोल्ड वेदर, कब नहीं लगाई जाएगी, वो TD-30 से निकलेगा, टीएम से तो निकलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ध्यान दीजिए, अब जोन का जरूरत पड़ेगा कि जोन 4 है, तो जोन 4 के लिए टीडी की वैल्यू जो होती है, टीडी इक्वल टू TM + 5 to TM + 10। ध्यान दीजिए, अब देखिए टीएम कितना गिवन है? 40, तो 40 + 5 to 40 + 10, तो देखिए ये कितना हो गया? 45 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए एक बात हमको यहाँ पर कहना है, देखिए कल का भी जो प्रॉब्लम था उसमें भी आप लोग इसी तरह कंसीडरेशन करिएगा। कल वाले प्रॉब्लम में जो हॉट वेदर पेट्रोलिंग का प्रॉब्लम था उसमें यही कंसीडरेशन लगाइएगा, क्योंकि देखिए एक बात बता दें, आप मान लीजिए इस टेम्परेचर को ले लीजिए, इस टेम्परेचर को, तो देखिए ध्यान दीजिए, एक मिनट, TD-30, तो ये हो गया 50 - 30, दैट इज योर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, समझ गए होंगे? अच्छा, रियल टेम्परेचर सपोज करिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, तो इसका मतलब इस कंसीडरेशन से भाई देखिए यहाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अगर मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, रेंज देखिए रेंज है ना 45 to 50, तो इसका मतलब उनको पेपर में देना पड़ेगा। अगर इस तरह का टीएम पर प्रॉब्लम जो है पूछना चाहते हैं तो उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर TD-30,
हमने टीडी को 50 लिया है, सपोज करिए टीडी को 50 लिया है, तो 50 माइनस 30 20, इसका मतलब इसका आंसर हो गया, नहीं लगाई जाएगी, नो। मान लीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा, और मान लीजिए यहां पर टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो इस देखिए मैक्सिमम रेंज के अनुसार, जो मैक्सिमम इसका रेंज है उसके अनुसार अब देखिए लगाई जाएगी। यस आंसर हो गया, देख लीजिए क्या हो गया, यस आंसर हो गया, क्योंकि देखिए टीडी माइनस 30, तो टीडी माइनस 30 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे आपका रेल टेम्परेचर कम है, तो कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग लगाई जाएगी। लेकिन जरा इसको मिनिमम रेल, जो आपका मिनिमम टेम्परेचर आया है टीडी का वैल्यू, तो देखिए टीडी माइनस 30, तो 45 माइनस 30, देखिए ये कितना हो गया, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ध्यान दीजिए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और देखिए यह 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ये क्या है, अधिक है, तो नहीं लगाई जाएगी। जबकि देखिए इसको कंसीडर किया गया तो लगाई गई। तो देखिए प्रॉब्लम में, कल के भी प्रॉब्लम में ध्यान रखिएगा, ये जरूर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो कंफ्यूजन वाला हो जाएगा, तो उनको मिनिमम टेम्परेचर या मैक्सिमम टेम्परेचर से कैलकुलेट करना है, वो देना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एवरेज टेम्परेचर से कह दें, तो देखिए एवरेज, देखिए 45 to 50, तो इसका एवरेज टेम्परेचर हो जाएगा 47.5, तो इससे आप कैलकुलेट करने को कह सकते हैं कि भाई बताइए एवरेज टेम्परेचर रेंज के अनुसार, एवरेज टेम्परेचर के अनुसार कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग लगाई जाएगी या नहीं, आप उसके अनुसार कैलकुलेट करिएगा। मिनिमम टेम्परेचर जो रेंज है, मिनिमम रेंज, तो उसके अनुसार लगाई जाएगी कि नहीं, तो उसके अनुसार करिएगा। मैक्सिमम जो रेंज, देखिए मैक्सिमम 50 है, तो उसके अनुसार लगाई जाएगी कि नहीं, तो उसके अनुसार कैलकुलेट करिएगा। तो ये पेपर में उनको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि जो है ऐसा वो कंसेप्ट नो क्लियर करें, तो ऐसा वो आंसर दिए रहेंगे कि आप उसको समझ जाएंगे, और आपके पास नॉलेज है तो आप उसका गलत आंसर नहीं देंगे, मुझे मालूम है। लेकिन देखिए मैं अब फिर एक बार बता दे रहा हूं कि पेपर बनाने वाले को अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछना है टीएम पर, तो उनको मिनिमम या मैक्सिमम से कैलकुलेट करना है, इसको बताना पड़ेगा, या आंसर ऐसा देना पड़ेगा ताकि किसी भी पर, मतलब दो आंसर उसका न आवे, दो आंसर न आवे, ये पेपर सेटर उनको सोचना है। तो देखिए अब हम आपको एक बात बता दें, यही प्रॉब्लम सपोज करिए जोन 1, जोन 2, जोन 3 के लिए है, 1 2 3 के लिए, जोन 1, जोन 2, जोन 3 के लिए है। तो देखिए टीएम, भाई मैं बार बार कहूंगा, यहां पर टीडी जो है, टीडी की वैल्यू जोन 1, जोन 2, जोन 3 तीनों के लिए, ये टीडी का जो वैल्यू होता है TM2 TM+5 होता है। अब देखिए टीएम कितना गिवन है, 40, तो 42, अब इसमें देखिए 40 + 5 जब ऐड करेंगे तो इसका मतलब हो गया 42 45। यह भी अब झंझट हो गया कि मैक्सिमम रेंज पर पूछा जा रहा है या मिनिमम रेंज पर। तो मान लीजिए मैक्सिमम रेंज पर पूछा जाए तो 45, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब इस 45 में से 30 रिड्यूस करिएगा। मिनिमम रेंज से पूछा जाए तो 40 में से 30 रिड्यूस, जैसे देखिए TD माइनस 30, तो यहां पर 45 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री। और मान लीजिए मिनिमम रेंज से देखा जाए तो TD माइनस 30, तो TD की वैल्यू 40 है,
सॉरी यहाँ पर 15 होगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो यहाँ पर TD माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर मिनिमम जो रियल टेम्परेचर रेंज है उसके अनुसार यहाँ पर 10 डिग्री आया और यहाँ पर 15 डिग्री आया। अब रियल टेम्परेचर जैसा भी दिया हो उसके अनुसार, जैसे मान लीजिए इसको कंसीडर करना है और रियल टेम्परेचर 18 डिग्री गिवन है तो नहीं लगाई जाएगी। देख लीजिए नहीं लगाई जाएगी, क्यों? क्योंकि ये जो है TD माइनस 13 से कम हो, 30 TD माइनस जब 30 से कम टेम्परेचर होगा तो लगाई जाएगी। ये तो अधिक है इसलिए नहीं लगाई जाएगी। यहाँ इससे भी देख लीजिए, इससे भी नहीं लगाई जाएगी। तो चाहे इससे कंसीडर करिए या इससे कंसीडर करिए, दोनों तरफ से नहीं लगाई जाएगी। लेकिन क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन में क्लियर करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड हो रियल टेम्परेचर, तो देखिए ये मैक्सिमम रेंज के अनुसार, जो मैक्सिमम रेंज है देख लीजिए, ध्यान दीजिए, मैक्सिमम रेंज के अनुसार यहाँ पर क्या हो रहा है देख लीजिए। यहाँ पर TD माइनस 30 का वैल्यू 15 डिग्री है, तो 15 से ये कम है तो लगाई जाएगी। लेकिन मिनिमम रेंज के अनुसार, जो मिनिमम रेंज है देखिए ध्यान दीजिए, जो मिनिमम रेंज है ये 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री से ये अधिक है इसलिए नहीं लगाई जाएगी। तो कुछ कहने का मतलब ये हुआ, देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये कहीं कहीं मैनुअल में या कहीं कोई दिया नहीं है कि इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। ये मैं संभावित ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए ऐसा भी किसी का दिमाग घूम जाए कि मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ दो, तो उस समय जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन उनको पूछने के पहले इतना सोचना पड़ेगा कि मैं TM अगर दे रहा हूं, मीन रियल टेम्परेचर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो मिनिमम से पूछूं या मैक्सिमम से पूछूं या एवरेज से पूछूं। एवरेज से भी पूछ सकते हो, एवरेज रियल टेम्परेचर। जैसे देखिए यहाँ पर 42 45 हुआ, एवरेज इसका 42.5 होगा, तो 42.5 से जो है 30 घटेगा, बस कोई बात नहीं। तो आप क्लियर समझ लीजिए मैं कहना क्या चाहता हूं। ये तो रेयर केस में TM दिया जाएगा, बात मानिए, बट TD और TO के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग कब लगाई जाएगी, तो TD माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान, उसमें न्यूमेरिकल बना के दे दिया जाएगा, तो वो बहुत इजी होगा। अगर TD और TO के रूप में है तो न्यूमेरिकल इजी होगा। तो इस तरह से मुझे जितना बताना, देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हॉट वेदर पेट्रोलिंग में भी यही कंडीशन लागू होगा, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम या एवरेज। तो उनको टेम्परेचर बोलना पड़ेगा तब जाकर के TM के केस में तो मैं जितनी संभावना थी सारा हमने आपको बता दिया। अब देखिए एक बात, अब इसके बाद जो है ये कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग जितना भी इसमें मतलब संभावित क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको सारा चीज बता दिया। अब मैं इसके बाद जो है शुरू करने जा रहा हूं कि ध्यान दीजिएगा, परमिटेड लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई क्वेश्चन मिलेंगे। परमिटेड लोकेशन फॉर LWR ऑब्लिक CWR, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परमिटेड लोकेशन फॉर LWR ऑब्लिक CWR, मतलब कहां कहां परमिट किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, पहला है ऑल न्यू लाइंस, जो भी न्यू लाइन होंगे, क्लियर समझ लीजिए, न्यू लाइंस जो भी होंगे वहां LWR जो है और CWR से ही ट्रैक ले होगा। क्लियर समझ गए होंगे।
दूसरा जो है गेज कन्वर्जन। सपोज करिए गेज कन्वर्जन हो रहा हो तो वहां भी जो है LWR और CWR से ही ट्रैक को प्ले किया जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए डबलिंग हो रहा हो, क्या हो रहा हो, डबलिंग, तो जो भी डबलिंग की जा रही है वह LWR या CWR से ही किया जाएगा, याद कर लीजिए। तो ये न्यू लाइन, गेज कन्वर्जन, डबलिंग, इसके अलावा जो परमानेंट डाइवर्जन, परमानेंट डाइवर्जन बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है। तो परमानेंट डाइवर्जन जो होगा वहां भी आपको LWR या CWR करना जरूरी है, ये रूल है। ये मैं बता रहा हूं कि परमिटेड लोकेशन फॉर LWR ऑब्लिक CWR, मतलब किन किन लोकेशन पर LWR या CWR करना जरूरी है। तो आप समझ गए होंगे, न्यू लाइन्स, गेज कन्वर्जन, डबलिंग हो रहा हो, परमानेंट डाइवर्जन हो, इस केस में आपको क्या करना है, ट्रैक को ले करना है तो LWR ही करना है या CWR ही करना है। इसके बाद जो है देखिए अगला जो थर्ड आइटम है, मान लीजिए ऑल CTR ऑब्लिक TSR ऑब्लिक TRR, मान लीजिए कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल हो रहा हो, थ्रू स्लीपर रिन्यूअल, थ्रू रेल रिन्यूअल, बात समझिएगा, प्राइमरी तो देखिए उस समय जो है आपको जो भी ट्रैक LWR कर देना है। क्या कर देना है, LWR करना है। फिर से समझिए कि न्यू लाइन्स, गेज कन्वर्जन, डबलिंग, परमानेंट डाइवर्जन, CTR, TSR, TRR, इन सब केस में आपको क्या करना है भाई, LWR से ही ट्रैक ले करना है। देखिए वहां भी LWR करना है। देखिए अगला जो है, अगला जो फोर्थ आइटम है, जरा ध्यान दीजिएगा कि परमिटेड लोकेशन, जहां पर देखिए परमिटेड लोकेशन जहां पर भाई एग्जिस्टिंग रेल को परमिटेड लोकेशन हो, परमिटेड लोकेशन, सपोज करिए वहां ऐसा एग्जिस्टिंग रेल है जिसको LWR ऑब्लिक CWR किया जा सकता है, तो वहां भी आपको LWR CWR करना है। जहां किया जा सकता, कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वहां LWR या CWR ही करना है। अब आ जाइए पांचवा यार्ड में, यार्ड लाइन। देखिए एक बात बता दें, यार्ड लाइन के बारे में जान लीजिए। अगर ट्रैक का कंडीशन साउंड है, मान लीजिए ट्रैक यार्ड में, यहां देखिए लूप लाइन की बात हो रही है, ठीक है, लूप लाइन, मेन लाइन, सबकी बात। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि भाई यार्ड में देखिए जो लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 3 है, लाइन नंबर 2 जो मेन लाइन है। अब देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ट्रैक का कंडीशन अगर सही है तो LWR, साउंड है, ट्रैक कंडीशन साउंड है, ट्रैक कंडीशन जो है साउंड है, तो आपको क्या करना है, LWR ही करना है। लेकिन इसके लिए स्पेशल केस के रूप में इसे सीटी का परमिशन लेना होगा, सीटी का परमिशन, सीटी। तो जैसे देखिए एक्चुअल में जब यार्ड प्लान जो है
यार्ड प्लान जो है अप्रूव्ड कराया जाता है तो उसी समय एलडब्ल्यूआर के रूप में अप्रूव्ड कराया जाता है। तो सिटी परमिट तो सिटी महोदय का साइन होता है। तो इसमें सिटी का परमिशन चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई देखिए बात समझिए ना, यार्ड है ना, तो यार्ड में ट्रैक का कंडीशन साउंड होना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल होना। तो जब अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो जो है यार्ड में भी आपको एलडब्ल्यूआर ही होगा, सीडब्ल्यूआर तो होगा नहीं, सॉरी, मतलब एलडब्ल्यूआर परमिट होगा। क्लियर समझ गए होंगे। अब ये देखिए, ये मैं फिर एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कर दूं। न्यू लाइन, गेज कन्वर्जन, डबलिंग, परमानेंट डाइवर्जन, सीटीआर, टीएसआर, टीआरआर, परमिटेड लोकेशन, जहां पर एग्जिस्टिंग जो रेल है उसको एलडब्ल्यूआर या सीडब्ल्यूआर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद यार्ड में जो अगर ट्रैक का कंडीशन सही है तो सिटी साहब के परमिशन से एलडब्ल्यूआर या सीडब्ल्यूआर किया जाना चाहिए। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा, ये मत सोचिएगा। देखिए मैं बार जब भी कुछ भी बताया जाए, अच्छा ये सारी चीजें आपको पीडीएफ फॉर्म में भेज दी जाएंगी। अब देखिए इसके बाद अलाइनमेंट थोड़ा ध्यान दीजिए। अलाइनमेंट एक्चुअल में 4 डिग्री का अगर कर्व है, ध्यान दीजिएगा, 4 डिग्री का कर्व है, उससे अगर शार्पर हो जाए तो एलडब्ल्यूआर परमिट नहीं होगा। एलडब्ल्यूआर ऑब्लिक सीडब्ल्यूआर परमिट नहीं। ये बात ये खूब अच्छी तरह याद कर लीजिए। 4 डिग्री कर्व, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है 440 मीटर रेडियस। अगर मान लीजिए कर्व का रेडियस इससे कम है, लेस, हम बार बार कह दे रहे हैं, इससे लेस है, तब लेस मतलब 4 डिग्री से शार्पर हो कर्व तो एलडब्ल्यूआर कंटिन्यू नहीं होगा। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। लेकिन जोन फर्स्ट के केस में देखिए, जोन फर्स्ट सब याद करते चलिए। जोन फर्स्ट जहां का टेम्परेचर रेंज 40 to 50 कम होता है, बहुत कम टेम्परेचर का रेंज। जोन फर्स्ट, मैं फिर लिख दे रहा हूं, जोन फर्स्ट में टेम्परेचर का रेंज 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो देखिए अगर मान लीजिए आपका ट्रैक जो है जोन फर्स्ट में है, जोन फर्स्ट में है, देखिए सेकंड थर्ड फोर्थ की बात नहीं की जा रही है। मैं बार बार आपसे चिल्ला रहा हूं, कह रहा हूं, जोन फर्स्ट के केस में ये छूट दिया गया है कि मतलब 3 डिग्री, मतलब देखिए ध्यान दीजिए, अरे भाई 4 डिग्री पर जो है अभी अभी बोला गया था इससे शार्पर नहीं होना चाहिए, बट जोन 3 के केस में, जोन फर्स्ट के केस में, जोन फर्स्ट के केस में 3 डिग्री, इसका मतलब 350 मीटर रेडियस, इसका मतलब हो गया 350 मीटर रेडियस, सॉरी ऐसा है, सॉरी 5 डिग्री, सॉरी 5 डिग्री। देखिए 4 डिग्री, भाई देखिए 4 डिग्री तक तो भाई यहां अलाउ है, 4 डिग्री से कम का अलाउ नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर इस केस में 3 डिग्री है तब तो अलाउ ही है, 2 डिग्री है तो भी अलाउ है, मतलब 4 से अधिक नहीं होना चाहिए शार्पर, कहने का मतलब 4.5। लेकिन जोन फर्स्ट के केस में छूट दे दिया गया है कि 5 डिग्री, सॉरी मैं 3 बोल गया था, तो 5 डिग्री, देखिए इस 5 डिग्री, यहाँ 4 डिग्री था तो 5 डिग्री, इसका मतलब उसका रेडियस
ये जैसे यहाँ पर देखिए रेडियस 440 मीटर है, यहाँ रेडियस 350 मीटर। ये देखिए इस पर भी आपका LWR CWR ये लागू है। इससे शार्पर होगा 5 डिग्री से अधिक, मतलब मान लीजिए 5 डिग्री से अधिक का कर्व है तब ये लागू जोन फर्स्ट में नहीं है। तो जोन फर्स्ट के लिए ये याद कर लीजिएगा। लेकिन ठीक है, मैं बार बार आपसे कहूंगा कि इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है कि जोन फर्स्ट के लिए 5 डिग्री या 350 मीटर। देखिए मतलब ये कहने का कि जोन फर्स्ट का चूंकि जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, देख लीजिए 40 to 50, इसलिए अधिक शार्पर जो कर्व है उसको भी अलाउ कर दिया गया है, 4 से 5 कर दिया गया। तो 5 डिग्री का रेडियस 350 होता है। देखिए एक्चुअल में R इक्वल टू 1750 अपॉन डी, इसी से रेडियस कैलकुलेट होता है। तो देखिए R इक्वल टू 1750 अपॉन 5, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 350 मीटर आ जाएगा। देख लीजिए आप, इसको 350 मीटर आ जाएगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुन लीजिए, अगर डिग्री को रेडियस में कन्वर्ट करना हो या रेडियस को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, मान लीजिए डिग्री, सपोज करिए रेडियस 350 है, रेडियस 350 है, तो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री इक्वल टू होगा 1750 अपॉन R। देखिए दोनों फार्मूला, रेडियस में डी नीचे आ जाता है, डिग्री के लिए R नीचे आ जाता है। तो ये देखिए 1750 अपॉन 350, जब आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 5 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि डिग्री और रेडियस में क्या जो है कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि मैं फोन पर जब बात करता हूं तो लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए अगर रेडियस कैलकुलेट करना है तो 1750 अपॉन डी कर दीजिएगा, अगर डिग्री कैलकुलेट करना है तो 1750 अपॉन आर कर दीजिए। देखिए मैंने एग्जांपल दे के बता दिया कि मान लीजिए डिग्री 5 डिग्री है तो आप 1750 अपॉन 5 कर देंगे तो रेडियस कैलकुलेट हो गया। अगर रेडियस मान लीजिए यहाँ गिवन है तो 1750 अपॉन 350 कर देंगे तो डिग्री आ गई। तो ये फार्मूला आपको जानना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जोन 4 में, जोन 3 में, जोन 2 में, भाई ठीक है ये तो 4 डिग्री तक का अलाउ किया गया, लेकिन जोन फर्स्ट में 5 डिग्री तक का कर्व अलाउ कर दिया गया है, इस पर भी LWR हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन बनाया गया कि भाई आप LWR तो करेंगे लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन को फॉलो करेंगे। और वो कंडीशन, मान लीजिए जोन फर्स्ट के केस में 5 डिग्री पर आप LWR कर रहे हैं तो उसका कंडीशन क्या है? तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि मिनिमम जो है, मिनिमम रेल सेक्शन, याद करिए बहुत इजी चल रहा है, मिनिमम रेल सेक्शन जो होगा वह आपका कितना होगा? 52 kg, 52 kg। क्लियर, समझ गए होंगे। दूसरा जो है PSC स्लीपर के साथ होगा। पहली बात याद कर लीजिए, LWR या CWR जो है PSC स्लीपर के ही साथ हिला हुआ है तो ठीक है PSC स्लीपर के साथ होगा। लेकिन डेंसिटी जो है
स्लीपर की जो डेंसिटी है वह मिनिमम मिनिमम, देखिए मैं क्या पढ़ा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। जोन फर्स्ट के केस में जो आप मान लीजिए LWR कर रहे हैं 5 डिग्री कर्व तक, तो उसके लिए कंडीशन ये फुलफिल होना चाहिए। तो उनके मतलब जो डेंसिटी मिनिमम होगी वह m+7 होगी, m+7। तो m+7 मैं बार बार चिल्लाता रहता हूं, 1540 नंबर पर किलोमीटर, मतलब इतना स्लीपर 1540 स्लीपर पर किलोमीटर को ही कहते हैं m+7 डेंसिटी। अच्छा, इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, क्लीन बैलास्ट कुशन, क्लीन बैलास्ट, क्लीन क्लीन की बात हो रही है, क्लीन बैलास्ट कुशन जो होगा मिनिमम मिनिमम जो होगा वह 300 mm होगा। क्लीन बैलास्ट कुशन जो होगा वह 300 mm होगा। इसके अलावा देखिए जो 4th नंबर की क्राइटेरिया है, शोल्डर बैलास्ट, ध्यान से सुनिएगा, जो शोल्डर बैलास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये क्राइटेरिया जो है फुलफिल होना चाहिए। शोल्डर बैलास्ट, थोड़ा ध्यान दीजिए, शोल्डर बैलास्ट जो उसका जो भाई देखिए विड्थ होगा 600 mm होगा, 600 mm होगा। देखिए बियॉन्ड 100 मीटर, बियॉन्ड 100 मीटर, देखिए फ्रॉम टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट। अब आप समझ गए होंगे ये क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। क्वेश्चन ये उठता है कि मैं कहना क्या चाहता हूं। भाई देखिए ध्यान दीजिए, मैं कहना क्या चाहता हूं, इस क्वेश्चन को समझिए। कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज करिए 5 डिग्री ये इतने शार्पर कर्व पर आप LWR जो है परमिट कर रहे हैं, तो शोल्डर बैलास्ट की जो विड्थ होगी वो 600 mm होगा। लेकिन कहां से, देखिए बियॉन्ड 100 मीटर फ्रॉम टेंजेंट पॉइंट। अब हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये समझा दें, ये जैसे मान लीजिए कर्व है, तो ये आपका टेंजेंट पॉइंट T1 है और ये टेंजेंट पॉइंट मान लीजिए T2, इधर टेंजेंट पॉइंट, इधर का टेंजेंट पॉइंट, और ये स्ट्रेट है, ये दोनों स्ट्रेट पोर्शन है। इसका मतलब टेंजेंट पॉइंट से 100 मीटर, 100 मीटर, याद करिए 100 मीटर पहले से ही क्या होगा, जो शोल्डर बैलास्ट होगा वह 600 mm होगा। अब देखिए एक बात और बता दें, आप लोगों को पता है, ये बात समझ में आता भी है कि आउटर साइड में ही, कर्व के आउटर साइड में ही ये 600 दिया जाता है। क्योंकि देखिए जो भी डेंजरस पोजीशन होती है वो आउटर साइड में ही होना। तो मेरे कहने का मतलब मैनुअल में ये सब बातें नहीं बोला जा गया है, लेकिन जो यहाँ पर देखिए आउटसाइड द कर्व होगा, आउटसाइड कर्व, उसमें शोल्डर बैला, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 100 मीटर पहले से ये जो टेंजेंट पॉइंट है कर्व के, देखिए ये टेंजेंट पॉइंट है, दूसरा यहाँ का टेंजेंट पॉइंट, तो जो स्ट्रेट पोर्शन है उस स्ट्रेट पोर्शन में 100 मीटर पहले से ही जो शोल्डर बैलास्ट होगा उसका जो विड्थ होगा वो आपका 600 mm होगा। क्लियर समझ गए होंगे, क्लियर समझ गए होंगे। देखिए अगला कंडीशन, देखिए मैं ये जो कंडीशन बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिए।
अगला कंडीशन क्रीप पोस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, क्रीप पोस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्रीप पोस्ट प्रोवाइडेड एट द interval of 50 मीटर। देखिए ये सारे वैल्यू इंपॉर्टेंट हैं। 50 मीटर पर आपको क्रीप पोस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्रीप को जानने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए ये सारे जो है क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। देखिए अगला जो 6th क्राइटेरिया है, मान लीजिए जो कर्व है, ध्यान से सुनिएगा, कर्व लेंथ अगर 250 मीटर से अधिक है, कर्व लेंथ अगर 250 मीटर से अधिक है, ध्यान से समझिएगा, कर्व लेंथ 250 मीटर से क्या है, मोर है, मतलब अधिक है, तो टेंजेंट पॉइंट अभी बताया था, जैसे देखिए फिर से मैं एक फिगर ड्रा कर रहा हूं, ये टेंजेंट पॉइंट है और ये टेंजेंट पॉइंट। मान लीजिए कर्व का लेंथ जो है 250 मीटर से अधिक है, तो जो ये टेंजेंट पॉइंट है उससे जो है, ध्यान से समझिएगा, 100 मीटर आगे, मतलब 100 मीटर आगे, और इधर भी 100 मीटर आगे यह सीजे प्रोवाइड किया जाएगा। ये उस केस में जब आपका कर्व 5 डिग्री, ये 5 डिग्री की बात चल रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका कर्व लेंथ 250 मीटर से अधिक है, तो आपको 100 मीटर टेंजेंट पॉइंट, इसको मैं टीपी लिख दे रहा हूं, टेंजेंट पॉइंट, और ये भी है टेंजेंट पॉइंट। तो टेंजेंट पॉइंट से 100 मीटर पर एसईजे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। जोन फर्स्ट के लिए अगर आपको 5 डिग्री पर कर्व प्रोवाइड करना है, ठीक है, और उससे LWR करना है, तो उसके लिए ये क्राइटेरिया है। तो उसको मैं जल्दी फिर से बोल दूं कि मिनिमम रेल सेक्शन 52 kg होगा, PSC स्लीपर के साथ होगा ट्रैक, डेंसिटी मिनिमम M+7 होगा, और क्लीन बैलास्ट कुशन जो है 300 mm होगा। अच्छा, शोल्डर बैलास्ट 600 mm, अभी मैंने समझाया था, बियॉन्ड 100 मीटर फ्रॉम टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट के बियॉन्ड 100 मीटर तक, तो दोनों तरफ शोल्डर बैलास्ट जो होगा वह उसकी जो विड्थ होगी 600 mm होगी, 600 mm होगी। इसके अलावा जो क्रीप पोस्ट, भाई 50 मीटर के इंटरवल पर क्रीप को मेजर करने के लिए 50 मीटर इंटरवल पर आप क्रीप पोस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, अगर कर्व लेंथ 250 मीटर से अधिक है, कर्व लेंथ 250 मीटर से अधिक है, तो टीपी है टेंजेंट पॉइंट, उससे 100 मीटर स्ट्रेट की तरफ, और इधर भी 100 मीटर स्ट्रेट की तरफ एसईजे प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारे ख्याल से देखिए इसमें कई क्वेश्चन बनेंगे और आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका, भाई देखिए कर्व के बारे में कि भाई कितने डिग्री के कर्व तक LWR परमिट होगा। तो अब आप तो क्लियर समझ गए होंगे कि जोन फर्स्ट के लिए 5 डिग्री हो गया, बट सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लिए 4 डिग्री, उससे शार्पर पर नहीं होगा।
लेकिन जोन फर्स्ट के लिए 5 डिग्री तक अलाउ है, और उसके लिए ये कंडीशन है, उसके लिए ये कंडीशन है। अगला जो आइटम है, जरा ध्यान दीजिएगा, अगला आइटम ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मान लीजिए आपको LWR करना है, तो फॉर्मेशन में ग्रेडियंट कितना अलाउ है, तो 1:100। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया होगा। ग्रेडियंट, जो ग्रेडियंट है आपका, ग्रेडियंट 1:100, 1:100। भाई इससे स्टीपर नहीं होना चाहिए, इससे स्टीपर नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इससे स्टीपर कौन सा होगा, तो 1:90। देखिए इससे स्टीपर 1:95 भी होगा, 1:90 भी होगा, ये सब स्टीपर होंगे। लेकिन 1:110 जो होगा वो शार्पर होगा। वो क्या होगा, शार्पर होगा। तो मतलब मिनिमम, देखिए ये जो है ग्रेडियंट, जो स्टीपेस्ट ग्रेडियंट है 1:100, इससे स्टीपर नहीं होना चाहिए, याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि LWR क्या इस पर, इस ग्रेडियंट पर परमिट किया जाएगा, तो नहीं, नहीं। क्लियर, समझ गए होंगे। अच्छा, क्या 110, 1:110 पर परमिट किया जाएगा, तो यस। तो हमारे ख्याल से ग्रेडियंट के बारे में भी आप लोगों को क्लियर समझ आ गया होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम यह है कि अप्रूवल एंड डेविएशन। अप्रूवल एंड डेविएशन। अप्रूवल एंड डेविएशन। देखिए, अगर मान लीजिए LWR/CWR, मान लीजिए ट्रैक है, इसके इंस्टॉलेशन या कॉन्स्टिट्यूशन में, मान लीजिए लैटर स्टेज में, किसी स्टेज में, मान लीजिए लैटर स्टेज में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, बार बार मैं कह रहा हूं, लैटर स्टेज में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, तो उसमें सीटी का परमिशन चाहिए। इसका चाहिए, सीटी महोदय का परमिशन चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। फिर से समझ लीजिए, LWR या CWR के इंस्टॉलेशन या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग अगर लैटर स्टेज में हो रही है, तो सीटी का परमिशन चाहिए। देखिए एक बात और बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर मान लीजिए LWR/CWR में किसी प्रकार का कोई डेविएशन कर रहे हैं, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। देखिए किसी प्रकार का कोई डेविएशन चाह रहे हैं, तो उसमें पीसी साहब का परमिशन चाहिए। पीसी महोदय, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। LWR मैनुअल के अंदर कोई डेविएशन, देखिए जो स्पेसिफाइड आइटम है, सपोज करिए ये मैं एग्जांपल ही दे दूं, जैसे सपोज करिए कि स्टीपेस्ट ग्रेडियंट अभी बताया गया 1:100। मान लीजिए घाट सेक्शन है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर ग्रेडियंट 1:90 है, मान लीजिए उससे शार्पर हो ही नहीं पा रहा है,
क्या होगा। तो पीसी महोदय के परमिशन से, देखिए मैनुअल बोलता है कि नहीं 1:100 से कम, जो मान लीजिए 1:90 पर आप LWR या CWR नहीं करेंगे, ये तो मैनुअल बोला। लेकिन अगर डेविएशन हो रहा है, कोई भी डेविएशन करना चाहते हैं तो पीसी महोदय के वो चाहेंगे तभी जाके डेविएशन होगा। और वो भी पूरा जो है ऐसे नहीं कि परमिशन दे देंगे, पूरा उस पर निरीक्षण करेंगे, सोचेंगे, भी थिंक करेंगे, एडवाइस लेंगे, पूरा जो है जांच करेंगे, और तब जाकर के कोई भी डेविएशन जो होगा, किसी भी डेविएशन के संबंध में वो विचार करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो LWR CWR में कोई डेविएशन करना हो तो कौन कर सकता है, तो वह पीसी महोदय कर सकते हैं। कौन कर सकता है? पीसी महोदय। अब देखिए ये जितनी बातें आपको बताई जा रही हैं, ये सारा फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगला आइटम ये है, मैं जो पढ़ाना चाहता हूं, ट्रैक स्ट्रक्चर फॉर LWR या CWR। ट्रैक स्ट्रक्चर, ट्रैक स्ट्रक्चर, ट्रैक स्ट्रक्चर फॉर LWR ऑब्लिक CWR। ट्रैक स्ट्रक्चर तो पहला जो है, सुन लीजिए, स्टेबल फॉर्मेशन होना चाहिए। LWR CWR के लिए फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। बहुत ये इंपॉर्टेंट, सोच रहे होंगे अरे ये इंपॉर्टेंट आइटम है। हाँ, इसके अलावा जो फॉर्मेशन विड्थ है, फॉर्मेशन विड्थ जो है वह स्पेसिफाइड, जो विड्थ है उसी के अनुसार, स्पेसिफाइड मतलब स्पेसिफाइड विड्थ के अनुसार होनी चाहिए। ये जब फॉर्मेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे, बट मैं यहां बता देना चाहता हूं कि जो फॉर्मेशन विड्थ है वह, पहले देखिए शुरू में ये 6850 था, लेकिन अब जो है 7850 mm हो गया है सिंगल लाइन के केस में। मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, इसको ध्यान रखिएगा। सिंगल लाइन के केस में ये एग्जिस्टिंग जो था वो, इसको जो है क्या किया गया है, इसको चेंज करके और फॉर्मेशन विड्थ को 7850 कर दिया गया है। देखिए एक चीज थोड़ा सा यहां मैं और आपको बताना चाहूंगा। जैसे देखिए डबल लाइन के केस में, डबल लाइन के केस में 13160 mm, ये डबल लाइन के केस में फॉर्मेशन विड्थ है। ये देखिए एक बात बता दें, ये दोनों, ये जो ऊपर वाला है उसको तो कैंसिल कर दीजिए, ये दोनों विड्थ बताया गया है। देखिए फॉर्मेशन जो है दो तरह का होता है, एक तो एम्बैंकमेंट में और दूसरा कटिंग में। तो पहले एम्बैंकमेंट और कटिंग में अलग अलग होता था विड्थ, लेकिन अब ऐसा नहीं है, दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, याद कर लीजिएगा। मतलब एम्बैंकमेंट और कटिंग दोनों में यही जो है चेंजिंग आ गई है, दोनों में। मतलब सिंगल लाइन में 7850 mm और डबल लाइन के केस में 13160 mm, मतलब 13160 mm, बोथ फॉर डबल, मतलब कटिंग एंड एम्बैंकमेंट। मान लीजिए आपका ट्रैक जो है कटिंग में हो या फिलिंग में हो, तो दोनों केस में ये अलाउ है, दोनों केस में अलाउ है। मैं कितनी बार बता रहा हूं कि पहले ऐसा नहीं था,
पहले दोनों में मतलब देखिए कटिंग में अलग था और फिलिंग में या इम्बैकमेंट में अलग था, उसको आपको जानने की जरूरत, जो चेंज हो गया उसको जानने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी अभी हमने बताया कि जो फॉर्मेशन विड्थ है स्पेसिफाइड जो विड्थ है उसके अनुसार होना चाहिए। अब जो है तीसरा आइटम पीएससी स्लीपर के साथ होगा, याद कर लीजिए ट्रैक स्ट्रक्चर जो भी होगा वह पीएससी स्लीपर के साथ होगा। और चौथा जो है इलास्टिक फास्टनिंग, फास्टनिंग कैसा होगा, इलास्टिक फास्टनिंग, आप लोग समझ भी रहे होंगे, इलास्टिक फास्टनिंग के साथ होगा, या मैचिंग फास्टनिंग भी, जो फास्टनिंग मैच करे, मैचिंग फास्टनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब देखिए ये इस आपको पता भी है आजकल जितने जो भी फास्टनिंग यूज किए जा रहे हैं वह इलास्टिक फास्टनिंग ही यूज किए जाते हैं। मिनिमम रेल जो होगा, ध्यान दीजिए, मिनिमम मिनिमम रेल मिनिमम रेल जो होगा वह आपका 52 केजी होगा, 52 केजी होगा। इसके अलावा फिफ्थ नंबर क्लीन बैलास्ट, क्लीन बैलास्ट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो मतलब समझिएगा, कहने का मतलब ये होगा कि बैलास्ट जो है क्लीन होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, सफिशिएंट कुशन होना चाहिए, सफिशिएंट कुशन होना चाहिए। तो देखिए एग्जिस्टिंग के लिए मान लीजिए कोई ट्रैक एग्जिस्टिंग है, तो एग्जिस्टिंग ट्रैक के लिए जो बैलास्ट कुशन है, कुशन कुशन वो स्पेसिफाइड है 300 mm। और मान लीजिए जो न्यू आइटम है, न्यू न्यू लाइन बन रही है, गेज कन्वर्जन हो रहा है, डबलिंग हो रहा है, भाई एग्जिस्टिंग में 300 कुशन है वो सफिशियंट है। लेकिन न्यू के लिए आपका जो कुशन होगा वो 350 mm होगा, 350 mm होगा। इसके अलावा अगला जो आइटम है, देखिए टू डिफरेंट रेल सेक्शन, टू डिफरेंट ये इंपॉर्टेंट है सब, टू डिफरेंट रेल सेक्शन, ये समझ लीजिए, नॉट अलाउड, अलाउ नहीं है। टू डिफरेंट रेल सेक्शन जो है अलाउ नहीं है। हमारे ख्याल से क्लियर समझ गए होंगे भाई, टू डिफरेंट रेल सेक्शन अलाउ नहीं है। एक सिंगल 52 केजी तो 52 केजी, टू डिफरेंट रेल सेक्शन अलाउ नहीं है। अब जो अगला आइटम है वह है रिवर्स कर्व। तो रिवर्स कर्व के थ्रू भी जो अगला आइटम है, देखिए ध्यान दीजिए, रिवर्स कर्व, तो रिवर्स कर्व के थ्रू भी LWR या CWR होगा, जिसके लिए 2 डिग्री स्पेसिफाइड है। 2 डिग्री, इसका मतलब इसका रेडियस 875, मतलब 2 डिग्री से
शार्पर अगर है तो रिवर्स कर्व नहीं दिया जा सकता, एक बात। और एक दूसरी बात यह है कि रिवर्स कर्व के केस में जो कॉमन टेंजेंट पॉइंट है, बहुत देखिए, मैं चूंकि अब रब करने जा रहा हूं इसलिए मैं इतना फिर से एक बार जल्दी से बता दूं कि देखिए, फॉर्मेशन स्टेबल होना चाहिए, फॉर्मेशन विड्थ जो है स्पेसिफाइड रेंज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो कि मैंने बताया था कि सिंगल लाइन 7850 और डबल लाइन 13160 ये बता दिया था। पीएससी स्लीपर इलास्टिक फास्टनिंग के साथ या उसको मैचिंग फास्टनिंग, तो मैचिंग फास्टनिंग के साथ होना चाहिए। मिनिमम रेल 52 kg, क्लीन बैलास्ट होना चाहिए, सफिशिएंट कुशन होना चाहिए। देखिए, एग्जिस्टिंग ट्रैक के लिए जो कुशन है वो 300 mm और न्यू के लिए जो है कुशन जो है 350 mm। इसके अलावा मैंने बताया कि 2 डिफरेंट रेल सेक्शन परमिट नहीं है, 2 डिफरेंट रेल सेक्शन परमिट नहीं है। इसके बारे में समझ गए होंगे, मतलब 52 kg है तो 52 kg होना चाहिए, 60 kg है तो 60 kg होना चाहिए। देखिए, एक बात याद कर लीजिए, पहले ये 52 kg से नीचे था, 90 R भी था, लेकिन आजकल अब देख लीजिए ये चेंज हो गया 52, मिनिमम रेल सेक्शन 52 kg। इसके अलावा मैंने बताया कि जो रिवर्स कर्व, अब इसी के बारे में मुझे बताना है, तो रिवर्स कर्व पर भी जो है LWR परमिट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को ध्यान से समझेंगे लोग कि रिवर्स कर्व अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री तक है तो उस पर जो है LWR परमिट है, उससे शार्पर अगर है तो नहीं। समझिए जरा ध्यान से, मतलब 2.5 पर परमिट है, 3 पर नहीं, सॉरी 2.5 पर परमिट नहीं है, क्योंकि वह भाई शार्प हो गया। 2 डिग्री से कम होगा तब परमिट होगा, याद कर लीजिए। मतलब 1.5 परमिट, 1 डिग्री परमिट, सॉरी मैं थोड़ा गलती बोल गया था, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। तो 2 डिग्री से अधिक डिग्री नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, 2 डिग्री से रिवर्स कर्व अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं ये बताना चाहता हूं कि मान लीजिए ये कोई रिवर्स कर्व है, ये देखिए, ये जो है एक कर्व ये है और दूसरा कर्व आपका ये है, इसी ये रिवर्स कर्व है। मान लीजिए यहां जो है एक कॉमन टैंजेंट पॉइंट होता है, तो कॉमन टैंजेंट पॉइंट से 100 मीटर, देखिए एक्चुअल में, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी बैलास्ट का विड्थ जो है मतलब इंक्रीज किया जाता है तो आउटर साइड में, तो देखिए यहां पर जो विड्थ होगा बैलास्ट का वो कितना होगा 600 mm, 600 mm, याद कर लीजिए, कितने मीटर तक 100 मीटर तक। ये जो लेंथ है कॉमन टेंजेंट पॉइंट से 100 मीटर तक जो बैलास्ट का विड्थ, शोल्डर बैलास्ट की बात हो रही है, शोल्डर बैलास्ट, इसको लिख दे रहे हैं हम, शोल्डर बैलास्ट, शोल्डर बैलास्ट। एक्चुअल में जो शोल्डर बैलास्ट होता है वो लेटरल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, लेटरल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ताकि आपका ट्रैक लेटरली ठीक क्या हो,
शिफ्ट ना हो जाए। कर्व 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 और डेंजरस आइटम होता है तो आपका ट्रैक जो है भाई देखिए लेटरली शिफ्ट ना हो, इसलिए ये जो आउटर साइड होता है तो उस तरफ का जो शोल्डर बैलास्ट है 100 मीटर के लेंथ में 100 मीटर के लेंथ तक 600 mm विड्थ रखा जाता है। उसी तरह से इधर भी देखिए 100 मीटर तक, ये देखिए ये शोल्डर बैलास्ट, ये जो है कॉमन टेंजेंट पॉइंट से। मान लीजिए एक और बात है इसमें कि दो रिवर्स कर्व, जो ये रिवर्स कर्व है अगर इसके बीच में मान लीजिए स्ट्रेट पोर्शन प्रोवाइड किया गया है, मान लीजिए स्ट्रेट पोर्शन प्रोवाइड किया गया है, स्ट्रेट पोर्शन जरा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये दो रिवर्स कर्व के बीच में स्ट्रेट पोर्शन प्रोवाइड किया गया है, तो जो ये 100 मीटर लिया जाएगा वो सेंटर से लिया जाएगा। स्ट्रेट पॉइंट जो स्ट्रेट आपने प्रोवाइड किया है उसके सेंटर से, जरा ध्यान दीजिए, सेंटर से 100 मीटर, बस सेंटर पर। ये सारी बातें आपको रट जाना चाहिए, मतलब सेंटर से 100 मीटर याद कर लीजिए। अगर आपका स्ट्रेट बीच में है तो अगर स्ट्रेट प्रोवाइड किया गया है, स्ट्रेट दो ये कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है, उसके बीच में स्ट्रेट भी प्रोवाइड किया गया है, तो जो स्ट्रेट पोर्शन है उसका सेंटर लिया जाएगा और उसके सेंटर से 100 मीटर और इधर भी सेंटर से देखिए 100 मीटर तक शोल्डर बैलास्ट का जो विड्थ होगा वह 600 mm होगा। अब एक आज का अंतिम आइटम, अगर मान लीजिए ये जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट 50 मीटर से अधिक है, स्ट्रेट पोर्शन सपोज करिए 50 मीटर से अधिक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। जो ये बीच वाला स्ट्रेट पोर्शन है, दो कर्व के बीच में स्ट्रेट जो दिया गया है रिवर्स कर्व में, तो स्ट्रेट पोर्शन अगर 50 मीटर से अधिक है तो ये जो ऊपर का ये जो क्राइटेरिया बताया गया है वह कंसीडर नहीं किया जाएगा, तब कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। बात समझिए, स्ट्रेट पोर्शन अगर 50 मीटर से अधिक है तो भाई देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। तो मैनुअल ये बोलता है कि जो है उपरोक्त को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं कल भी डिटेल में जिक्र करूंगा, कल भी थोड़ा जिक्र करूंगा, बट इतना जान लीजिए, यहां तक तो क्लियर समझिए कि अगर भाई स्ट्रेट 50 मीटर से अगर कम है तो इसका मतलब ये हुआ सेंटर पॉइंट से 100 मीटर इधर और 100 मीटर इधर, दोनों तरफ जो शोल्डर बैलास्ट होगा उसको 600 mm प्रोवाइड किया जाएगा विड्थ में। अगर मैंने बताया कि मान लीजिए स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, तो ठीक है, जो कॉमन टेंजेंट पॉइंट होगा, जो कॉमन टेंजेंट पॉइंट होगा, इसको कॉमन टेंजेंट पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, तो उसके दोनों तरफ 100 मीटर, भाई कॉमन टेंजेंट पॉइंट के इधर भी, कॉमन टेंजेंट पॉइंट के इधर भी, दोनों ओर क्या किया जाएगा भाई वही कंसीडर किया जाएगा। 600 mm जो है शोल्डर बैलास्ट का विड्थ रहेगा। तो देखिए इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होगा। कल मैं इस रिवर्स कर्व के थोड़ा सा आगे की बात करूंगा। रिवर्स कर्व में
मैं कुछ अगर चेंजिंग होगी तो कल मैं जरूर बताऊंगा। देखिए, मेरा एट लास्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि कल की टाइमिंग याद कर लीजिए। 8 PM टू 9:45 PM हो चुका है। इस पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताइएगा। दूसरी बात यह है कि बहुत से फ्रेंड बार बार कह रहे हैं कि सर कोर्स कितना कब तक होगा, कोर्स कब तक होगा। देखिए, मैं क्या बताऊं, अगर आप देखिए ध्यान से समझें तो अगर मान लीजिए छोड़ छोड़ के पढ़ाना है, बस ऐसे ही पढ़ा देना हो, तब तो बात दूसरी है। लेकिन अगर वास्तव में थारूली पढ़ना है, हम भी इंसान हैं, 60 ईयर मेरी एज है, मैं पढ़ रहा हूं, मुझसे भी मिस्टेक हो रही है। आप नहीं समझ पा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो पढ़ाना इजी है। क्यों इजी है बताता हूं, सुन लीजिए। 1 मिनट मेरा, बस 1 मिनट के बाद क्लास को समाप्त करना। आपने कोई फार्मूला पढ़ा, F=ma, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ, ये कभी बदलने वाला नहीं है। लेकिन यहां तो मैनुअल में हमेशा बदल जा रहा है, दिमाग खराब हो जा रहा है, कब कहा। अच्छा, एक बात और भी है, कहाँ कौन चीज लिखा गया है ये भी नहीं पता चल पा रहा है। तो आंख फोड़ फोड़ करके देखते देखते दिमाग खराब हो जा रहा है। बस इतना जान लीजिएगा, कहाँ कौन चेंजिंग समझ में भाई। अब भाई उतना जो है बता तो रहे हैं कि कोई भी आइटम, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई भी आइटम क्या करता है मैनुअल में, आप पैरा उतने पर देखिए लीजिए। ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो में नहीं होता है। इसीलिए ये क्लास क्रिटिकल क्लास है, गलती होने की संभावना है। मान लीजिए माइंड स्लिप कर गया। जैसे एक चीज और बताना था अंत में, जैसे सेंटर टू सेंटर ट्रैक का जो डिस्टेंस होता है वह, देखिए बहुत से मित्र ऐसा पूछते रहते हैं, 5300 होता है, लेकिन मेरे रेलवे में एनईआर में इसे 6300 कंसीडर किया जा रहा था ये। लेकिन फिर भी देखिए, अब पूरे इंडियन रेलवे में कुछ नहीं, इसको जो है 5300 जो है भाई रखने को कह दिया गया है या लागू कर दिया गया है। तो मैं पहले वीडियो जो बनाया था वो उसमें सेंटर टू सेंटर जो ट्रैक का डिस्टेंस होता है वह हमने अपने रेलवे के अनुसार 6300 लिखा था। तो लोगों का फोन कमेंट आता रहता था तो मुझे बताना पड़ता था। तो देखिए क्या, कब क्या चेंज हो जाए, तो इतना ज्यादा, इतना प्रॉब्लम है, क्या बताऊं मैं आपको, कि जो स्टडी करा रहा है वही समझ रहा है। आपको तो कह के निकल जाना कि ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ये गलत हो गया। देखिए जो कर रहा है वही जान रहा है। हमको देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर 5 नहीं देना है, 5 देते हैं लोग। मैं किसी का आलोचना करने नहीं बैठा हूं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, मुझे ताकत लगती है, समझाना पड़ता है। मैं कैसे बता दूं। आज आज चैटिंग में तमाम, मतलब 2-3 लोग, कब तक कोर्स खत्म होगा, कब तक कोर्स खत्म होगा, बताइए कब तक कोर्स खत्म होगा, कौन बता सकता है। अरे भाई, मैनुअल को ले करके मैं रिपीट, मतलब सिर्फ 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 जो है, मतलब जैसे उसको वांचते रहूं, वांचते समझ रहे होंगे, मतलब उसे पढ़ते रहूं तभी काफी टाइम लग जाएगा। यहां तो समझाना है, एक एक आइटम को समझना है। इसके बाद भी मुझसे भी गलती होती है, मैं भी इंसान हूं। इसलिए कृपया कोई मिस्टेक हो तो उसे क्षमा करेंगे, गलती इंसान से ही होती है, क्योंकि ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो नहीं है। जब देखिए तब चेंजिंग आ जाती है, खोजते खोजते दिमाग खराब हो जा रहा है।
ठीक है, अंत में मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि कल का क्लास जो है 8 PM टू 9:45 PM होगा, 9:45 PM होगा। धन्यवाद और मेरा नमस्कार।